हेलो नमस्कार। पिछली कुछ चर्चाओं में सिद्धार्थ सर ने हम लोग को बताया कि कैसे हमें अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए और हमारा एक पॉजिटिव थॉट कितना बड़ा बदलाव हमारे खुद के लिए भी ज़रूरी होता है। उन्हीं चर्चाओं के दौरान सिद्धार्थ सर ने हमें एक ये भी बात बताया था कि हमें सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए और वहाँ पे मैंने ये पॉइंट किया था कि उस सब में हम लोग भी शामिल हैं। आज उसी बात पे, उसी बिंदु पे सिद्धार्थ सर फिर से प्रकाश डालेंगे और कुछ नई बातों और नए उदाहरण के साथ आज आपके बीच में सिद्धार्थ सर हैं और हम सुनते हैं कि सर क्या आज हमारे लिए कुछ नया लेकर आए हुए हैं और अनूठा लेकर आए हुए हैं। सर। नया और अनोखा कुछ नहीं है। जी। अगर हम सबके मंगल की कामना करते हैं और सबकी भलाई की इच्छा रखते हैं, तो जी। हमारा भी इम्प्रूवमेंट, हमारी भी भलाई कैसे छुपी हुई है उसमें, ये समझना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरे हाथ में 1 ग्लास पानी हो और मेरे इर्द-गिर्द सैकड़ों हज़ारों लोग प्यासे पड़े हों, तो वो पानी मैं पी नहीं पाऊँगा या मुझे पीने लोग देंगे नहीं। जी। उस पानी के लिए छीना-झपटी भी हो सकती है और वो पानी बर्बाद हो सकता है। जी। हुँ, लेकिन इसके विपरीत अगर हम ये कामना करते हैं कि सबको पानी मिले और सबके हाथ में अगर पानी आ जाता है, तो जी। मुझे अगर प्यास लगी हो और मेरे पास पानी नहीं है, तब भी मुझे पानी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। जी। हुँ। तो अगर हमारे इर्द-गिर्द के लोग, हमारे आस-पास के लोग अगर स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, तो उसके साथ-साथ हमारी भी सुरक्षा उसके साथ छुपी हुई है। और हम अगर सिर्फ़ अपने लिए कुछ माँगते हैं, सिर्फ़ अपने लिए प्रेयर हुँ, करते हैं और सिर्फ़ अपने लिए कोशिश करते हैं, तो जो सिर्फ़ मेरे पास होगा, वो मेरे पास कितने समय तक सुरक्षित होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सबके जी। पास वो चीज़ है, तो मेरे पास जो चीज़ है डेफ़िनेटली सुरक्षित होगी, जी। है ना? तो सबके डेवलपमेंट में ही हमारा डेवलपमेंट है, सबके भलाई में हमारी भलाई है। ये बात लोगों को नहीं समझ में आती है, इसीलिए हम कभी लोग कभी-कभी स्वार्थी हो जाते हैं। हाँ, तो और लोग ऐसा बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, बल्कि ये हाँ, हाँ, बोलते भी हैं हाँ। लोग, लेकिन शायद इसका इसका वास्तविक मतलब क्या है, इसको समझने में कहीं न कहीं भूल हो जाती है हाँ, हमसे। नहीं, सही बात है। इसकी बहुत बड़ा मंत्र है, सबके शांति के जी। लिए, सबके सुख के लिए अगर हम बोलते हैं, तो सब जी। शांति हुँ, सबके पास सुख होगा ना, तो मुझे हमें तकलीफ नहीं होगी। और नहीं जहाँ होगी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा इसका ये देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं अगर, तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी और वहाँ के राजा को लोगों हुँ, ने फांसी पे चढ़ा दिया था। लुई हुँ। 16वाँ था ना कि 14वाँ था? हाँ, लुई सोलवां। लुई 16वाँ को जो फांसी पे चढ़ा दी गई थी, ये नौबत आई क्यों? हुँ, जी। इसलिए कि सब कुछ वो अपने पास ला के रखना चाहता था और दूसरों की भलाई से उसको हाँ। कोई मतलब नहीं था। वो सवा केंद्रीकृत करने का प्रयास था कंप्लीट रूप से। कंप्लीटली। और अगर उसने सबको कुछ-कुछ शेयर दिया होता, तो हुँ, फ्रांस में कभी क्रांति होती ही नहीं। बिल्कुल। फ्रांस में कभी क्रांति तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ही पास रहे और बाकियों के पास नहीं रहे, तो हम अपने लिए परेशानी का कारण पैदा करते हैं और सबके हुँ, पास रहे, तो हम अपने लिए सुरक्षा का साधन तैयार करते हैं। उसी में हमारी भलाई है। बिल्कुल। तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, तो सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हुँ, कि हमें अपने लिए नहीं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सोचना चाहिए। लेकिन परहित के और उसका बारे में सोचना वैज्ञानिक चाहिए, दूसरों के परहित के हित के बारे और में बारे उसका में। जी, और परहित उसका सरिस धर्म वैज्ञानिक नहीं पहलू ये भाई। है, जो जो आप कह रहे हैं, ये उसका वैज्ञानिक पहलू है कि अगर एक जैसे आपने उदाहरण दिया कि अगर हमारे पास 1 ग्लास पानी है और बहुत सारे लोग प्यासे हमारे इर्द-गिर्द हैं, तो पानी हमें नहीं मिलेगा। ये हुँ, हो सकता है उसके लिए एक छीना-झपटी हो जाए, लड़ाई हो जाए। हुँ। लेकिन अगर सबके पास पानी है और मैं प्यासा हूँ, तो पानी मिलने के चांसेस ज़्यादा। ये बहुत ही वैज्ञानिक पहलू, बहुत ही हाँ, साइंटिफिक पॉइंट है इस चीज़ एक का, एक साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल व्यू है और इस है चीज़ यहाँ का। पे। जब जब कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज़्म का उदाहरण दिया और कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि जितने भी लेबर हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मारकर उनके पैसे को समाज में डिस्ट्रीब्यूट करके सत्ता को अपने पास केंद्रीकृत रखेंगे।
और कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि पहली क्रांति यूरोप के यूके में पैदा होगी, इंग्लैंड में पैदा होगी पहली क्रांति। यूके में आज तक क्रांति नहीं हुई। कारण क्या है कि 3 चीजों पर यह क्रांति निर्भर कर रही थी, लेबर के वेज, लेबर के घंटे काम करने के और लेबर की कंडीशन। इंग्लैंड ने इन तीनों पे सुधार कर दिया, लेबर लॉ पास करके इसको ठीक कर दिया और क्रांति नहीं हुई। फ्रांस में यही काम नहीं किया गया, वहां क्रांति हो गई। जब आप डेवलपमेंट का, रिसोर्सेज का सही बंटवारा करेंगे, सभी लोगों के पास होगा, तो ये एक सामाजिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, लेकिन सामाजिक जीवन में भी हमको अपने जीवन में हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं। और हम जो भी एक्शन करते हैं, उस एक्शन का दूसरे लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा। हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसका बेनिफिट सिर्फ मुझे मिल रहा है या उसका बेनिफिट दूसरों को भी मिल रहा है। अगर हम ये दिमाग में रख के कोई काम करते हैं, तो हमारा एक्शन कभी भी दूषित नहीं होगा, खराब नहीं होगा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम अगर सिर्फ अपने ही लिए करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए परेशानी का कारण, परेशानी का सबब बनता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। हम जो भी करें समाज के लिए करें, अपने लिए भी करें, समाज के लिए भी करें। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी आता है, समाज के माध्यम से आता है। हम अकेले नहीं हैं कोई। तो हमारा जब हम समाज से लेते हैं या कंट्री से कुछ लेते हैं, तो हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करें। और बिल्कुल, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। ये भी, जैसे एक टीचर है, ऑनेस्टली पढ़ाए, डॉक्टर है, ऑनेस्टली ट्रीटमेंट करे, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। हम अपने काम को ऑनेस्टली करें। जी। और ये ऑनेस्टी आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज भी ऑनेस्टी बहुत अच्छे दामों में बिकती है। मतलब ऑनेस्टी के बदले आपको बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ हो, परेशानी हो। अब एक लड़का इंटरव्यू देने बैठता है और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से इंटरव्यू में सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन ही ऑनेस्टी है। पहला, अगर बोला जाए कि इंटरव्यू में बच्चे के सिलेक्शन के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, तो मेरे हिसाब से सबसे 1 नंबर पर है ऑनेस्टी, दूसरे नंबर पर कॉन्फिडेंस, फिर आता है उसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन और उसके बाद नॉलेज आता है। सोचने का तरीका। क्योंकि कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी सबसे नंबर 1 पर, ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ये ईमानदारी उसके जवाब से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से झलकनी भी चाहिए। तो सुनी सुनाई बातों को वहां पे आप बोल के चले आए तो वो ऑनेस्टी नहीं होती है। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे लड़के सबसे पहले क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नेट पर कहाँ मिलेगा, उसका एक से एक जवाब मिलता है। और कॉपी पेस्ट जो बात होती है, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है अगले पर। अगला बहुत बेहतर तरीके से जान जाता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे लाइफ का एग्जांपल है कॉपी पेस्ट के बारे में। एक बार हम लोग कहीं गए थे रेंट के लिए, घर देखने के लिए। बहुत स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहे हैं। और हमारे एक रिलेटिव गए थे साथ में लेकर के कि मकान मालिक से बात करके रेंट पर घर दिला देंगे। तो मकान मालिक से बात करने के दौरान उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, रेंट, आपका तो घर बहुत कॉस्टली बना हुआ है और सच पूछिए तो इसका रेंट ये स्टूडेंट कहाँ से देगा। आप ये मान के रेंट दे दीजिए कि रेंट पर दे दीजिए कि आपके घर का देखभाल हो जाएगा, आपका घर मेंटेन रहेगा, उसमें लाइट उट जलते रहेगा और एक स्टूडेंट की औकात क्या है कि आपको रेंट देगा। तो इसकी उनकी बातों से, उनकी विनम्रता से वो मकान मालिक बड़ा इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने रेंट पर देना तय कर दिया, कम रेंट पर ही घर दे दिया। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ये बात करने का तरीका। अब इसका कॉपी पेस्ट मैंने किया। कॉपी पेस्ट कहाँ किया कि मैं अपने एक साथी के इंस्टीट्यूट के लिए
एक जगह हम लोग देखने के लिए गए, और देखने के लिए गए तो हमने यही डायलॉग चिपका दिया, वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया कि ये रेंट, तो आपका घर आलीशान था, वो जो उनकी बिल्डिंग थी बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी, बहुत पैसे खर्च करके उन्होंने बनाए थे, और उनके कोई भी घर में रहने वाला नहीं था, उनके बेटे सब विदेश में रहते थे, और वो लोग घर, वो पति पत्नी दोनों आदमी रहते थे। तो हमने वही डायलॉग चिपका दिया कि घर तो आपका बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसका रेंट हम लोग क्या दे पाएंगे, आप ये सोच के दे दीजिए कि आपका घर का मेंटेनेंस होगा और देखभाल हम लोग करेंगे। तो जैसे मैंने ये बोला कि इसका रेंट हम लोग नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हैं, तो उधर से जवाब आया, तो क्या हमने धर्मशाला खोल के रखा हुआ है क्या? हमने धर्मशाला थोड़ी खोल के रखा हुआ है, हमने धर्म खाता खोल के थोड़ी रखा हुआ है कि जो आएगा उसको दे देंगे, हमको घर में पैसे लगाए तो हमको रेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो उधर से जवाब आया तो हमको बड़ा लगा कि अरे ये तो काम नहीं किया, ये कॉपी पेस्ट काम नहीं किया, डायलॉग काम नहीं किया। तो हमने बहुत एनालाइज किया इसके लिए कि आखिर क्या वजह है कि एक जगह एक डायलॉग काम किया, एक आदमी का बोला हुआ सेम वही डायलॉग हम बोलते हैं तो काम नहीं कर रहा है, इसका रिएक्शन आ रहा है, और बड़ा गंदे तरीके से रिएक्शन आया। तो बाद में मुझे पता चला कि हम शब्दों को तो ले लेते हैं, सेंटेंस को ले लेते फीलिंग्स हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उस सेंटेंस को बोलने वाले का पीछे जो इमोशन था, जो भाव था, वो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो तो आपके अंदर से आना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल पर हमारे, हम जो भी बोलते हैं सुनी हुई बात, अगर वो हमारी बात नहीं है तो हम उस ऑनेस्टी के साथ उसको प्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। और बिल्कुल ये इंटरव्यू में भी ये चीजें दिखती हैं कि आप बात को ऑनेस्टली प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी बात है या कहीं से उठा के आपने रखा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सवाल के लिए कोई दूसरा कोई एक आंसर खोज के निकालते हैं, दूसरे सवाल के लिए दूसरा आंसर खोज के निकालते हैं वेबसाइट पर से, और उसको अपना बना के प्रेजेंट करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आपकी बात नहीं है। और ऑनेस्टली बोली गई बात का असर कितना पड़ता है, वो देखिए, ईमानदारी से अगर बात को बोला जाए साधारण तरीके से बिना किसी ड्रामेबाजी के, तो कितना बड़ा असर पड़ता है। 2004 की बात होगी, मैं दिल्ली से आ रहा था, रिजर्वेशन मुझे नहीं मिला था ट्रेन में, और मेरे एक मित्र, उनका रिजर्वेशन था ट्रेन में, और हम लोग दोनों जब मिले स्टेशन पर, उन्होंने कहा कि चलिए मेरे पास तो रिजर्वेशन है, और मेरे ही साथ बोगी में चलिए, टीटी से बात करेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फाइन लेगा, टिकट बना देगा, चलिए हम लोग साथ ही चलते हैं, बर्थ ही है मेरे पास। तो हम लोग जाके अंदर बैठ के बर्थ पर, टीटी आया और टीटी ने टिकट चेक किया, तो मेरे पास तो टिकट था जनरल का, कि रिजर्वेशन मुझे मिला नहीं था। तो उसने कहा, टीटी ने कहा कि भाई देखिए, आपको तो फाइन देना पड़ेगा और टिकट बनाना पड़ेगा और फाइन देना पड़ेगा। तो मेरे मित्र ने जो कहा, और इतना सरल और सिंपल तरीके से उन्होंने कहा हंसते हुए कि टीटी साहब, एक आदमी को आप ऐसे ही नहीं ले जा सकते हैं बिना रिजर्वेशन के। और इतना नेचुरल तरीके से उन्होंने कहा, मतलब उसमें गिड़गिड़ाने की भी चीज, माने गिड़गिड़ाने जैसी भी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, एक आदमी को आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, हम इनको अपने सीट पे एडजस्ट कर लेंगे, टिकट बनाना जो फाइन देना जरूरी है। टीटी 2 मिनट के लिए एकदम मौन चुप हो गया, फिर बोला कि ठीक है जाइए, और उसने अलाउ कर दिया। मैंने बातों का असर, ऑनेस्टी के साथ बोली हुई बातों का असर इतना ज्यादा पड़ता है। उन्होंने दिखाया कि हमारे मन में चीटिंग नहीं है, हम लोग चीट करके नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग छुप के नहीं जाना चाहते हैं, टिकट बनाइए तो बना ही लेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज को इतना सिंपल तरीके से कहा और उसका असर पड़ा। ये दो घटनाएं हैं कि बातों का असर आदमी पर तब पड़ता है जब आप ऑनेस्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, एकदम एक, माने मासूमियत कहिए या क्या कहेंगे, इनोसेंसी के साथ, इनोसेंट के रूप में एकदम उस बात को बोलिए, उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो बातों को ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंस के साथ आप कब बोल पाएंगे, जब वो बात आपकी बात होगी, आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं नहीं करेंगे। तो कभी भी हमें अपने व्यवहार में, अपने बातों में ऑनेस्ट होना चाहिए, और
मुझे ये देख के थोड़ा-सा दुःख भी होता है, बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, कुछ-कुछ बात बोलते हैं और वो बात किसी दूसरे की बोली हुई रहती है। वो लोग वहाँ से उठा के कहानी एज़ इट इज़ सुना देते हैं, लेकिन ये बोलते भी नहीं है कि कहाँ की है। कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि कहाँ मैंने का कहीं है? पढ़ा है, कहीं बिल्कुल, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, उसको इस तरीके से रेफ़रेंस प्रेज़ेंट कोड कर जी, इसे इस तरीके से रेफ़रेंस प्रेज़ेंट कोड दिया करते जाना हैं चाहिए। हाँ, जी, उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं कि लगता है जैसे उनकी कहानी है। कुछ नमक, मिर्च, मसाला बिल्कुल। मिलाकर उसको प्रेज़ेंट कर देते हैं। और मैंने देखा था यूट्यूब में, मैं तो उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की किताब की कहानी को कुछ और रोचक बनाकर और उन्होंने प्रस्तुत किया था। मुझे लगा कि नहीं, उनको कम से कम एक बार लिखना चाहिए था इस बात को कि ये कहानी मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब में पढ़ी है या कहीं मैंने पढ़ी है। क्योंकि मैंने वो कहानी स्वामी हुँ, विवेकानंद की किताब में पढ़ी और कहीं नहीं पढ़ी थी। और उसके पहले स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जो मुझे लगा कि बहुत सारे जो किताब हैं, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की, या फिर इनकी किताब है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन बेसल की किताब है। जी, उनकी किताबों में जो बातें लिखी गई थी, हूबहू वही बातें स्वामी विवेकानंद की किताबें मैंने पाई। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी ने जी, जो किताब में बात लिखी है, वो किताब आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। बाकी लोगों का था कि उसी चीज को यूज करके आप कैसे अपने जीवन को, मतलब जीवन में डेवलपमेंट ला सकते हैं, स्पिरिचुअल नहीं, फाइनेंशियली, पैसे के लिए, बाकी सभी हुँ, धर्म में। लेकिन फार्मूला सेम वही था, बात वही थी। तो मैंने किताबें जब पढ़ी है सारी, तो मुझे लगा कि ये बात विवेकानंद जी की किताब में पहले आई है, उसके बाद उनके किताब में आई है, या उनके किताब में पहले है, फिर विवेकानंद की किताब में आई है। तो मैंने उनका जी, पब्लिकेशन का ईयर भी पढ़ा, लेकिन जी, फैक्ट हुँ, सभी जगह एक ही रहता है। एक बात समझ लीजिए कि जी, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, चाहे किसी भी संदर्भ में पढ़िए, वो फैक्ट ही रहेगा, हुँ, है ना? बिल्कुल। अगर हमको अध्यात्म के क्षेत्र में तरक्की करना हो, या आप आर्थिक जगत में तरक्की पाना चाहते हो, या आपने बिज़नेस में किसी भी जगह आपको उसी फ़ॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी फ़ील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उन्हीं चीज़ों को हुँ, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? ये ऑनेस्टी की बात हम लोग की हो रही थी कि किसी भी चीज़ को ऑनेस्टली अगर रिप्रेज़ेंट कर देता है इंटरव्यू में अगर इस तरह की बात अगर लड़के बोल देते हैं, तो उनका सिलेक्शन होना ही होना है। और एग्ज़ाम्पल के लिए हुँ, एक थ्री इडियट का इंटरव्यू का घटना याद कीजिए। हुँ, थ्री इडियट में जी, जो हुँ, बिल्कुल। हुँ, एक हुँ, इंटरव्यू देने जाता है, छत पर हुँ, से कूद के हुँ, सुसाइड करने की कोशिश की थी। हुँ, 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 तो ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऑनेस्टी वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि उसने ऑनेस्टली ऑनेस्टली हुँ, उसने जी, कहा कि ऑनेस्टली सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया। हुँ, जी, मैं पूजा-पाठ करता था, अंगूठी पहनता था, ये हुँ, करता था, मेरा कहीं कुछ नहीं था, हुँ, लेकिन हड्डी तुड़वाने के बाद मैंने ये सीखा, जी, जी, ठीक है? तो ये क्या उसमें उसका सिलेक्शन होता है क्यों? बिकॉज़ ऑफ ऑनेस्टी। तो कहानी ऑनेस्टी थी, बिल्कुल। लेकिन तो कहानी थी, हुँ, लेकिन रियल लाइफ़ में भी ये काम करता है। सुधांशु ने कहा था कि खरगोश कछुए को इतनी बुरी तरह हराना चाहता था कि उसका हुँ, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। हुँ, तो यहाँ पर लॉजिकली ये बात तुम्हारी गलत क्यों हो गई? क्योंकि अगर उसको पूरी तरह से हरा के उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना होता, ये भीएम अगर उसके हुँ, सामने होता, तो रास्ते में वो सोता नहीं। हुँ, हाँ, रास्ते में वो सोता नहीं। वो देखता है ये कछुआ 1 घंटे में पार किया, हम तो 10 मिनट में पार कर हुँ, गए। हुँ, तो बुरी तरह से हराना होता तो और तेज भागता वो। लेकिन वो हुँ, जी, रुक कर सो गया। जी, ये बताता है कि अ, वो हराना चाहता था सिर्फ, हुँ, पूरी तरह से हराना नहीं चाहता था। उसको हराना चाहता था। तो सोचा कि चलो हम एक नींद मार भी लेंगे, तब भी ये हारेगा। तो उसे क्या क्या ही हो जाएगा हाँ, उससे? तो डे टू डे लाइफ में भी लॉजिकली बातों को प्रेज़ेंट करने का तुम लोग कोशिश करो। लॉजिकली चीज़ों को समझो और इस पर सोचोगे तो तुम लोग को पता चलेगा। मतलब उसका सवाल का जवाब मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा।
लेकिन इस पर सोचोगे कि इस बात को और कैसे बोला जा सकता है, इस चीज़ को और कैसे बोला जा सकता है। तो किसी भी बात को बोलने का एक तरीका ढ एक कहानी है भई, हमने भी पढ़ी है, तुम लोगों ने शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एक एस्ट्रोलॉजर की, उसने राजा का हाथ देखा और बोल दिया क्या कि आपके परिवार के सभी लोग आपकी आँखों के सामने मारे जाएँगे। समझ मर जाएंगे, हाँ। तो राजा को बुरा लग गया और उसने उस एस्ट्रोलॉजर को जेल में डाल दिया, शायद फांसी की सज़ा का ऑर्डर दे दिया कि इसको चढ़ाओ, बहुत खराब एस्ट्रोलॉजर है। फिर उसने दूसरे हम्म। एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने भी उसका हाथ देखा, तो बोला कि पहला वाला तो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन हम भी अगर यही बात बोलेंगे तो हमको भी जेल में डाल देगा। तो उसने उसी हाँ। बात को कैसे बोला, अब झूठ बोल नहीं सकता था कि एस्ट्रोलॉजी के विद्या में उन लोगों को सिखाया गया था कि कभी झूठ नहीं बोलना है। हम्म। राजा बिना सुने रहेगा नहीं। तो दूसरे वाले ने क्या कहा कि महाराज, आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे अधिक है। हम्म। आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो दोनों बातों में अंतर क्या हुआ? दोनों तो एक ही बात हुई। कहने का तरीका, कहने का लंबे समय तरीका। तक जिएगा तो सारे परिवार के लोग उसके आँख के सामने मरेंगे। लेकिन कहने का हम्म। उसका तरीका, और उसको उसने बोला कि हाँ, ये बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, इसको राज ज्योतिषी बना इनाम दो। दिया जाए। हाँ, राज ज्योति बना दो, उसको राज ज्योतिषी राज बना दिया। ज्योतिष बना दिया जाए। हाँ, ठीक है। तो बातों को कहने के लिए लॉजिकल तरीका होना चाहिए और लोगों की बात को लॉजिकली समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो लाइफ में कम्युनिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है। तो आज की इस छोटी-सी चर्चा में सर ने कुछ बहुत ही बड़ी और ज़रूरी बातें सर ने बताई, जिसमें सबसे पहला ये था कि आपको किसी भी चीज़ को सोचने का जो आपका तरीका होना चाहिए, वो क्रिटिकली और साथ ही साथ लॉजिकली होना चाहिए। आप किसी भी बात को सुनिए, सोचिए, समझिए, वो लॉजिकली सुनिए, सोचिए, समझिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप ईमानदार रहिए। ईमानदार अपने हर काम के प्रति, ईमानदार अपनी बातों के प्रति, क्योंकि अगर आपकी ईमानदारी झलकेगी, तो सामने वाले को दिखेगी भी आपके बिना प्रयत्न किए। सर, आपने जो 2 उदाहरण दिए, यहाँ पे कई बार लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये लक हो, जबकि आप इस फैक्टर को नहीं मानते, आप हमेशा इस चीज़ को माइंड पावर का नाम आपने दिया है, कि हमारे माइंड का पावर होता है, जिसे हम आगे चल के लक क्या बोलते हैं कि ये लकली हो गया हमारे साथ, हम ऐसा हम्म। बोलते हैं। इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे दर्शकों की तरफ से कि आगे आने वाली कुछ चर्चाओं में सर आप हमें ये बताइए कि कैसे हम क्रिटिकली और लॉजिकली अपने थॉट्स को डेवलप करें? हम कैसे सोचें, वो सोचने का तरीका आप हमें सिखाइए कि कैसे क्रिटिकली और लॉजिकली सोचा जाता है, क्योंकि आने वाला समय अब इंटरव्यू वाले दौर चल रहे हैं इस समय, तो इंटरव्यू में भी ये चीज बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों के, कि आप किसी भी पॉइंट पे कैसे क्रिटिकली और लॉजिकली सोच सकते हैं। कुछ उदाहरण देकर सर बताइए कि इंटरव्यू में जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता हो, या आपके डे टू डे लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हों, वैसे कुछ एग्जांपल्स दीजिए और हमें बताइए कि यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं अपने थॉट में, अपने बोलने में, और इसका क्या सही तरीका होता है। जैसे आपने हमें अभी 2-3 एग्जांपल्स के साथ बताया, कुछ और चीज़ों के साथ हमें बताइए सर। तो इन प्रश्नों के साथ हम आगे की चर्चाओं में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे।